बच्चों आज हम लोग पॉलिटेक्निक बच्चों आज हम फिजिक्स का मिसलेनियस रूप से 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और यह मुख्य रूप से जो है ना ड्राइवर के लिए मतलब एएलपी और टेक्नीशियन के लिए और पॉलिटेक्निक के लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। ऐसे ऐसे वगैरह के बच्चा भी जो तैयारी कर रहे हैं पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप भी रेलवे का ड्राइवर का वगैरह का हो सकता है फॉर्म भरे कभी। तो आज जो हम 50 प्रश्न करने वाले हैं भौतिक से फिजिक्स से, वो मुख्य रूप से पॉलिटेक्निक, रेलवे ड्राइवर एंड टेक्नीशियन के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो आइए बारी बारी से हम 50 क्वेश्चन करते हैं और इसमें जो भी ऑप्शन होगा जो पॉइंट बताएंगे उसको नोट करते चलिएगा। चलिए सबसे पहला प्रश्न आता है कि जब हम एक सितार के तार को बजाते हैं तो वायु में उत्पन्न तरंग कौन सा होगा। यहाँ देखिए उत्पन्न में आधा न होगा, इसके टाइपिंग मिस्टेक मान लिया जाएगा, है ना। सितार सितार जब बजाते हैं बेटा तो उससे तार बजाने से उसमें साउंड निकलती है। तो साउंड याद रखिएगा, ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग होता है। कहीं भी ध्वनि जो होता है, ध्वनि का मतलब क्या हो गया, ASUND साउंड हमेशा अनुदैर्घ्य तरंग होगा, नोट कर लीजिएगा। और प्रकाश जो भी होगा, प्रकाश है जिसको हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग भी कह सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग जितना भी है वो सब जो है से आपको क्या होगा, अनुप्रस्थ तरंग होगा। तो ये क्या है ही वाला, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ना, ये पूर्ण रूप से क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आएगा, ए आएगा। क्लियर हो गया। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन है कि 50 केजी द्रव्यमान को उठाने में कुल 4900 जूल ऊर्जा यानी काम प्रयोग में लाया जाता है, तो द्रव्यमान को किस ऊंचाई तक उठाया गया था। मतलब ये मान लो कि धरातल है ना, और धरातल से 50 किलो का कोई जो है से बोझ होगा, अब इसको इस प्रकार से उठा कर करके ऊपर लाया गया, यहाँ लाया गया, तो इतना में यह वर्ग कितना करता है, 4900 जूल वर्ग करता है। वर्ग कहिए या एनर्जी कहिए, एनर्जी भी कितना होगा, 4900 जूल होगा। क्योंकि एनर्जी को ही वर्ग कहते हैं, वर्ग को ही एनर्जी कहते हैं। तो पूछ रहा है किस ऊंचाई तक उठाया गया। बेटा देखो यहाँ पर जो है वर्ग या एनर्जी, वर्ग या एनर्जी का फॉर्मूला लगाइएगा mgh। क्या लगाइएगा, mgh। ऐसे आपको हम बता दें बहुत सारा फॉर्मूला होता है। mgh हो जाएगा हाफ mv² हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा, और fs भी होगा। इस तरह से 3 फार्मूला, एक और हो सकता है p²/2m, ये भी होगा। तो 3-4 फार्मूला को आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें हाइट की बात आ रही है, हाइट है तो हाइट इस तीनों फार्मूला में सिर्फ एक नंबर जो फार्मूला लिखा है मैंने mgh सिर्फ इसी में है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एनर्जी का फार्मूला क्या लगाइएगा बेटा, यहाँ लगाइएगा W = mgh। समझ गए। तो m की यहाँ बैठाइए, W का मान 4900 यहाँ पर दिया हुआ है, और मास कितना हो गया, 50 केजी हो गया, G का मान 9.8 हो गया, H यहाँ काट दिए, 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ काट दिए, और E 98 में 5 से गुना करेंगे तो यह 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49। तो 49 से 490 कट जाएगा, क्या मरतबे, 10 मरतबे। दैट मीन्स H जो होगा हमारा 10 मीटर होगा। इसीलिए आंसर क्या मारेंगे, डी मारेंगे। क्लियर हो गया बेटा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 नॉर्मल है, इसको थोड़ा सा देखिए, बनाइए इसको। हाँ 3 को सोल्व करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्न में किस इंजन की दक्षता जो है सबसे अधिक होती है ना। सबसे अधिक किसका दक्षता होगा, यही तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो बेटा याद रखिएगा, अगर सबसे अधिक की बात करें हम, तो हम नंबरिंग कर दे रहे हैं। सबसे अधिक जो होगा ये समझो कि 1 नंबर पर है, पेट्रोल इंजन 2 नंबर पर और भाप इंजन 3 नंबर पर। मतलब कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा
जो दक्षता होती है वो डीजल इंजन की होती है, और सबसे कम जो दक्षता होती है बेटा वो किसकी होती है, भाप इंजन की होती है। इसीलिए भाप इंजन को अब हम लोग क्या किए, अब यूज से हटा दिए हैं, प्रयोग से हटाने लगे हैं। अब भाप इंजन भारत में कहीं यूज नहीं हो रहा है। डीजल इंजन की दक्षता की बात करें तो डीजल इंजन की दक्षता होती है 35%, पेट्रोल इंजन की दक्षता होती है 25%, और भाप इंजन की दक्षता जो है बेटा 10 से 12% के आसपास होता है। इस दक्षता का मतलब क्या होगा से समझिए। देखिए, डीजल इंजन की दक्षता 35% है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको हम लोग 100 कैलोरी एनर्जी देते हैं, मतलब इनपुट कराते हैं कितना 100 कैलोरी एनर्जी, तो पता है ये आउटपुट हमको मात्र 35 कैलोरी ही देगा। समझ गए। बाकी जो बचा 65% जो बचा ये हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया, कोई यूज का नहीं रह गया, साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में लॉस कर गया। तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा लॉस कौन देता है, भाप इंजन। भाप इंजन में 100% में 10% ही हम लोग यूज कर पाते हैं। समझ गए। और डीजल इंजन से बढ़िया हो गया विद्युत इंजन हो गया। विद्युत इंजन की दक्षता जो है 80 प्लस होती है, 90 प्लस होती है, उसमें एनर्जी का ह्रास बहुत कम होता है। तो नोट कर लीजिएगा, सबसे अधिक दक्षता डीजल इंजन की होती है, सबसे कम भाप की होती है। डीजल की 35%, पेट्रोल की 25% और भाप इंजन का 10 से 12%। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 4 की ओर। 4 को आप सोल्व कीजिए। किसी बर्तन में 40 ग्राम बर्फ रखा हुआ है, यदि यह बर्फ जो है 12 मिनट में पूर्णतः पिघल जाता है तो कितना उष्मा का अवशोषण हुआ, कितना उष्मा लगा होगा। बेटा एक बात याद रखना, उष्मा मतलब हीट दो तरह का एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं हम लोग। एक होता है Q बराबर mc डेल्टा टी, और दूसरा होता है Q बराबर mLh होता है। LH नहीं, LH एक साथ है, लेटेंट हीट है। तो इसका यूज करेंगे कब, जब तापांतर होगा तब, मतलब आप गर्म कर रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, तब mc डेल्टा टी का यूज करिएगा। समझ गए। जैसे मान लो पानी है, पानी में हीट दोगे तो गर्म होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो mc डेल्टा टी का यूज करिएगा। कहीं भी टेम्परेचर बढ़ने घटने की बात आए, तापांतर की बात आए, तो mc डेल्टा टी का यूज करिएगा। अवस्था परिवर्तन की बात अगर आता है, समझ गया, अगर अवस्था परिवर्तन की बात आता है तब आप mLh का प्रयोग करिएगा। mLh का मतलब होता है बेटा मास गुने लेटेंट हीट, मास गुने लेटेंट हीट। तो यहां पर देखिए बर्फ पिघलने की बात हो रही है, सॉलिड से लिक्विड बनाने की बात हो रही है, पानी बनाने की बात हो रही है, टेम्परेचर नहीं बात हो रही है। तो टेम्परेचर बात नहीं है, तब हम mc डेल्टा टी का यूज नहीं कर करके हम किसको यूज करेंगे, mLh को। तो Q बराबर mLh का यूज करेंगे। मास हो गया बेटा इसका 40 ग्राम, तो ग्राम CGS का यूज हो रहा है। तो पता है ये जो आइस का LH जो होता है, आइस का LH जो होता है, लेटेंट हीट जो होता है, वो होता है 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। 1 ग्राम में 80 कैलोरी, तो 40 ग्राम में कितना लगेगा, 40 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 पर 2 जीरो, इतना कैलोरी होगा, 3200 कैलोरी। तो इसमें न तो A है, न B है, न C है, ऑप्शन क्या मारेंगे बेटा, D मारेंगे। क्लियर हो गया। तो इस पॉइंट नोट कर लीजिएगा। उष्मा का दो तरह का फॉर्मूला यूज होता है हीट एनर्जी में, Q बराबर mc डेल्टा टी और Q बराबर mLh। टेम्परेचर चेंजिंग में mc डेल्टा टी यूज करिएगा, अवस्था चेंजिंग में, स्टेट चेंजिंग में मास गुने लेटेंट हीट चेंज फॉर्मूला का प्रयोग करिएगा। और बर्फ का लेटेंट हीट कितना होता है बेटा, CGS पत्ती में कितना होता है, CGS पत्ती में होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। माइक्रोफोन में किस प्रकार की ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है। देखिए जैसे माइक्रोफोन हो गया, माइक्रोफोन का मतलब होता है बेटा जिसमें हम लोग बोलते हैं, जिसमें लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। यहाँ पर
साउंड एनर्जी, यहाँ पर साउंड एनर्जी माइक्रोफोन में जाता है, साउंड एनर्जी माइक्रोफोन में क्या कर जाता है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी निकलता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी निकलता है इस वायर के माध्यम से और मशीन में चला जाता है। ये सब कुछ जानते हैं आप लोग। तो माइक्रोफोन का काम क्या है? साउंड एनर्जी लेना, इलेक्ट्रिक एनर्जी देना। तो ऑप्शन बी बन जाएगा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, अर्थात आंसर क्या मारेंगे? बिहार मारेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। झुक नहीं न रहे हो सब लोग? हाँ, जगह रहिएगा। 1 ग्राम और 4 ग्राम के दो पिंड समान गतिज ऊर्जा से गतिशील है, तो उनके संवेग का अनुपात क्या होगा? 1 ग्राम का पिंड है, एक 4 ग्राम का पिंड है, समझ गया, और दोनों का गतिज ऊर्जा सेम है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है संवेग का स्क्वायर बटा क्या होता है? 2m होता है। बटा क्या होता है बेटा? बटा 2m होता है। तब समस्या इस बात का है कि हम लोग कैसे बैठाएं, चूंकि रेशियो में है तो दोनों में एनर्जी सेम है, तो यूज करेंगे ऐसे p² बटा 2m यूज करेंगे, समझ गया। तो यहाँ भी रेशियो में क्या लगाएंगे? p² बटा क्या लगाएंगे? 2m लगाएंगे, समझ गए। तो यहाँ पर p² बात है, तो अगर संवेग न पूछ रहा है, संवेग का अनुपात पूछ रहा है, तो दोनों तरफ रूट कर दीजिएगा, है ना, तो संवेग मिल जाएगा। तो संवेग बटे मास, दो भी दोनों में तो कट जाएगा, लेकिन इसका मास 1 है और इसका मास कितना है? 4, सॉरी, इसका मास कितना था बेटा? 4 था। तो 4 का वर्गमूल करिएगा तो कितना बचेगा? 2 ही न बचेगा, मतलब 1 अनुपात क्या होगा? 2 होगा। आपको समझ में नहीं आया तो फिर से बार हम डिस्कस करते हैं। देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक होता है ½ mv² होता है, और एक होता है p² बटा क्या होता है? 2m होता है। तो इस पर तो बनेगा नहीं, क्योंकि मास और वेलोसिटी की बात तो, वेलोसिटी बात तो है नहीं, या संवेग की बात है। तो आप क्या कीजिए कि इस फार्मूला का यूज करिए, समझ गए। तो दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो दोनों का फार्मूला हम लोग सेम लगा देंगे। अब देखिए, p² बटा क्या होगा? 2m होगा। 2 गुना दोनों में कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा p² बटे मास। तो p² बटे इसका मास 1 है, और अनुपात निकालना है तो p² बटे इसका मास कितना है? 4 है। तो आपसे संवेग का स्क्वायर नहीं पूछ रहा है, संवेग का अनुपात पूछ रहा है, p का पूछ रहा है, तो क्या करना होगा? रूट करना होगा। इसीलिए हो जाएगा p/1 रेशियो p बटा क्या हो जाएगा? 2, मतलब 1 अनुपात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? दैट मीन्स आंसर क्या मारोगे? बिहार मारोगे, समझ गया। और नहीं तो ऐसा प्रश्न आवे और अगर समझ में नहीं आता है आपको क्या किया जाए, अगर समझ में नहीं आता है तो उसके प्रति क्या करिएगा ना, कुछ एग्जाम्पल मान लीजिएगा, कुछ जो है एग्जाम्पल मान लेंगे, एग्जाम्पल मान कर करके और बना लेंगे। कैसे बनाएंगे से देखिए, वो भी दिखला देते हैं। कह रहा दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो देखो एक पिंड यहाँ है, एक पिंड यहाँ है, इसका वजन कितना ग्राम है? 1 ग्राम है। इसका वजन कितना ग्राम है बेटा? इसका वजन है 4 ग्राम ही न है। तो काइनेटिक एनर्जी ये मास हो गया, मास दिया हुआ है, दोनों का दे दिया गया, और दोनों का एनर्जी जो है सेम है। तो मान लो कि किसी का भी एनर्जी, इसका मान लो एनर्जी 16 कैलोरी है, तो इसका भी एनर्जी कितना मान लीजिएगा? 16 कैलोरी मान लीजिए, जितना मानना मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कट जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर जब निकल गया तो यहाँ पर जो है से मास दिया हुआ है, ये है, यहाँ पर एनर्जी दिया हुआ है, तो संवेग निकाल लीजिए। यहाँ का संवेग क्या होगा और यहाँ का संवेग क्या होगा? दोनों का संवेग निकालिए। तो फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा? एनर्जी बराबर p² बटा क्या होता है? 2m। यहाँ भी हो जाएगा एनर्जी बराबर p² बटा क्या हो जाएगा? 2m हो जाएगा। तो मान बैठाइएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा? p² का मान तो पता है नहीं, एक काम करो, इसको अलग बना दो अब यहाँ से। तो यहाँ से देखिए एनर्जी कितना दिया हुआ है? 16। 16 बराबर हो जाएगा p² बटे 2 गुने 1, यानी p² का मान कितना हो जाएगा?
16 दूनी 32 हो जाएगा ना। अब इसी प्रकार से यहाँ भी निकाल लीजिए, एनर्जी बराबर 16 दिया हुआ है बराबर पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर कितना बट्टे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 गुने 2 हो जाएगा, चूंकि 2m है तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, और 16 8 कितना होता है 28 से पी स्क्वायर बराबर 128 हो गया। 28 से ना होगा, ये 4 दूनी 8 हो गया नहीं, और इसमें फिर हम लोग गुना कितना के लिए है 16, तो 16 में गुना करेंगे 8 से तो 28 से, ठीक तो है 28 होता है ना। अब देखिए पी स्क्वायर इसका 32 मान आया, अब इसका कितना 128 मान आया, तो अब इसको हम लोग चाहेंगे कि भाई क्या अनुपात निकाले, तो पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर बराबर 32 बटा कितना होगा 128 होगा, तो इधर भी वर्गमूल करो तो ना पी बचेगा, तो p बराबर p मतलब एक को मान लो, इसको p1 p2 मान रहे थे, तो यहाँ p1 p2 है, तो ये 32 वाला पहले माने हैं, तो 32 में से क्या करिए कि वर्गमूल निकालिए कितना हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा 4√2 हो जाएगा, होगा ना नहीं होगा। अब इसका जानते हैं कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको 8√2 हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, और ई कट जाएगा क्या मरतबे 2 मरतबे, यानी 1/2 आ गया। दैट मीन्स कह सकते हैं कि P1 और P2 का जो अनुपात होगा 1 अनुपात कितना होगा 2 होगा। आंसर क्या मारिएगा बिहार मारिएगा। क्लियर हो गया। इतना लंबा बनाने से अच्छा है कि फॉर्मूला वहीं कर लो, बेटर होगा, है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 15 डिग्री का तापांतर फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा। बेटा याद रखिएगा, एक तापांतर का जो फंडा है समझिएगा, सेल्सियस का, फ़ारेनहाइट का और केल्विन का। अगर सेल्सियस का टोटल घर 100 है तो इसका घर 180 होता है, इसका घर 100 होता है। मतलब अगर अनुपात देखा जाए, अनुपात रेशियो देखा जाए, तो यहाँ एक घर, तो यहाँ हो जाएगा 1.8 घर, तो यहाँ एक घर। तो सेल्सियस पर अगर 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ता है टेम्परेचर, तो फ़ारेनहाइट पर 1.8 बढ़ जाएगा, और केल्विन पर 1 डिग्री बढ़ेगा। मतलब केल्विन और सेल्सियस का अंतर में सेम प्रोसेस चलेगा। जैसे मान लो कि कोई किसी भी व्यक्ति का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन पर कितना होता है 310 केल्विन होता है। तो किसी व्यक्ति का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री बढ़ जाए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, 37-38 हो जाएगा, तो जानते हैं यहाँ भी 311 केल्विन हो जाएगा, 1 केल्विन बढ़ जाएगा। लेकिन ये बात फ़ारेनहाइट में नहीं है। फ़ारेनहाइट में मान लो कि 37 डिग्री सेल्सियस आदमी का टेम्परेचर होता है, और इस पर जो है फ़ारेनहाइट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो अगर 37 से 38 डिग्री सेल्सियस हो गया, 1 डिग्री बढ़ गया, तो यह 1 डिग्री मतलब 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं होगा, बल्कि जानते हैं 98.6 में 1.8 का इंक्रीजिंग होगा। 8 6 14, 8 1 9 10, हाथ में 1 यानी 100 डिग्री बुखार हो जाएगा। 100 पॉइंट कितना 4 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। बात समझ रहे हैं। तो ये 8 6 14 हाथ में 8 1 9 10 की जगह तो ठीक है। इस प्रकार से 104 डिग्री मतलब जानते हैं सेल्सियस और केल्विन में सेम बढ़ेगा टेम्परेचर डिफरेंस चेंज होने पर, लेकिन फ़ारेनहाइट में जो है ना 1 पर 1.8 बढ़ेगा। तो सेल्सियस पर देखिए कह रहा है कि डिफरेंस कितना है 15 डिग्री सेल्सियस पर, तो पता है फ़ारेनहाइट पर कितना हो जाएगा 15 गुने 1.8। चूंकि जब 1 था तो ये 1.8 था, तो 15 पे इतना कर देंगे तो ये हो जाएगा 27 डिग्री फ़ारेनहाइट डिफरेंस हो जाएगा। आंसर क्या मारेंगे ए मारेंगे। लेकिन सपोज दैट पूछ देवे कि फ़ारेनहाइट पर यह स्केल पर मान क्या होगा। यहाँ क्वेश्चन पूछता कि 15 डिग्री डिफरेंस अगर होता है तो फ़ारेनहाइट स्केल पर यह मान क्या होगा, यह मान क्या होगा, डिफरेंस नहीं पूछता। तब जानते हैं 37 में 32 ऐड करते और तब आंसर देते हम लोग 49 डिग्री फ़ारेनहाइट। 49 59 आएगा, 7 2 9 3 2 5, हाँ सॉरी 59 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। आंसर क्या बनता बिहार बनता।
तो कहता है कि ऐसे क्वेश्चन समझो कि सेल्सियस पर 15 डिग्री बढ़ रहा है तो फ़ारेनहाइट पर कितना बढ़ेगा, फ़ारेनहाइट पर कितना बढ़ेगा, तो 37 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ेगा, 37 नहीं सॉरी 27 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ेगा। और अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि सेल्सियस पर 15 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो फ़ारेनहाइट पर कितना होगा, तो 59 डिग्री होगा, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि 59 हो सकता है। अगर शुरुआत से होगा तब 59 होगा, अदरवाइज 59 नहीं होगा। इसीलिए एक कथन सही नहीं है, आंसर क्या होगा 27 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पर। ढलवां लोहे की प्रत्यास्थी आचरण क्यों होता है। ढलवे लोहा का जो प्रत्यास्थी नेचर है, एक पिटवा लोहा होता है, एक ढलवां लोहा होता है। आप जानते हैं ढलवां लोहा जो है बहुत ही मतलब ये अच्छा लोहा है क्या, नहीं अच्छा लोहा नहीं है, बुंदा टाइप का है, बुंदा बुंदा पटकने फूट जाता है। तो ढलवां लोहा का प्रत्यास्थी आचरण क्या होता है, मतलब ये प्रत्यास्थ होता है, लचीला होता है, ऊपर दोनों। देखिए ढलवां लोहा ना तो प्रत्यास्थ होगा और ना लचीला होगा। जानते हैं सूखा हुआ माटी का ढेला जैसा होता है, देहात में इसको बुंदा कहते हैं, पटक दीजिएगा तो फूट जाएगा, समझ गए, ढलवां लोहा इतना खराब होता है। हाँ लेकिन एक बात याद रखना, पिनियन वगैरह भारत चपकल का मुंडा उंडा होता है ना, सब बुंदा का बना होता है, लोहा का पिटवा लोहा का नहीं होता है। अब पिटवा लोहा का कितनों पीटो फूटेगा नहीं, तो पिटवा लोहा में प्रत्यास्थता का गुण होगा, लचीलापन का भी गुण होगा, लेकिन ढलवां लोहा में नहीं होगा। इसलिए आंसर क्या मारेंगे, डी मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सरल लोलक के गोलक का वेग महत्तम होता है जब मध्यमान स्थिति से उसका विस्थापन होता है। समझ गए, जब इसे मान लो कि ए यहां पर लोलक का ये पोजीशन है, ये पोजीशन है ना, इस प्रकार से, तो जानते तो इसी को बोलते हैं हम लोग माध्य स्थिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, माध्य स्थिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, माध्य स्थिति बोलते हैं। तो ये प्रश्न आ रहा है कि सरल लोलक के गोलक का वेग महत्तम होगा। जानते हैं महत्तम वेग कब होता है, जब इधर से इधर चलेगा या इधर से इधर चल करके यहां पर आएगा। तो पता है बेटा यहां पर जो वेलोसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है, और यहाँ जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम क्या, जीरो का हो। यहाँ वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। दोनों तरफ एंडिंग पॉइंट वेलोसिटी जीरो होगा, तब ना वेलोसिटी जीरो होगा, तब ना रुकेगा यहाँ और फिर वहां से वापस आ जाएगा। सबसे हाई वेलोसिटी होता है माध्य स्थिति पर। तो बोला कि माध्य स्थिति सबसे अधिक माध्य स्थिति पर सबसे अधिक वेग होगा, तो कितना विस्थापन होता है। तो यहां पर से देखिए विस्थापन अगर हो जाएगा तो फिर तो कम ही जाएगा। दैट मीन्स आंसर क्या मारेंगे हम लोग, शून्य मारेंगे, मतलब कोई विस्थापन नहीं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। एक स्वरित्र द्विभुज का आवर्त काल। देखिए स्वरित्र द्विभुज जो है एक इस प्रकार सा बेल होता है, ऐसा हैंडल में, ऐसे बच्चा के झुनझुना की तरह जब ऐसे बजाइएगा, ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो ये मतलब बजता है और साउंड निकलता है। तो इसकी जो आवर्त काल दिया हुआ है 0.004 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। और पूछ रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी वाट। बेटा याद रखिएगा एक फ्रीक्वेंसी, और याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी में और आवृत्ति में उल्टा संबंध होता है। अगर एन बराबर फ्रीक्वेंसी बराबर फॉर्मूला खोजिएगा तो 1/t हो जाएगा, और t बराबर 1/n हो जाएगा। और पता है एन गुने टी फ्रीक्वेंसी गुने आवर्त काल गुना करिएगा तो आंसर 1 हो जाएगा। एग्जाम में पूछा गया है कि किसी भी दोलक का या लोलक का आवृत्ति और आवर्त काल का गुणनफल कितना होता है, तो 1 होगा, नोट कर लीजिएगा। आवृत्ति और आवर्त काल का गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। आप चेक कर सकते हो, अभी तो चेक कराते हैं। देखो आवर्त काल जी इतना सेकंड है, आवृत्ति पूछ रहा है, तो एन बराबर क्या करेंगे 1/t लगा देंगे, ये लगाएंगे फॉर्मूला, तो 1/0.004 लगाइएगा ना। अब बताइए इसको अगर पॉइंट हटाइएगा तो 1 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो 1000 चल जाएगा ऊपर, 4 हो जाएगा नीचे, 250 मरतबे कट जाएगा। सॉरी इसको नहीं कटना चाहिए हमको,
250 मतलब कट गया, दैट मीन्स कह सकते हैं कि 250 हर्ट्ज, यानी सी क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर हो गया। अब जो चेक करने की बात कर रहे थे उसको भी चेक कर लो। क्या बोले, एन गुने टी बराबर 1 बोले थे, तो फ्रिक्वेंसी मेरा कितना आया, 250 हर्ट्ज आया। और टाइम कितना है, टाइम मेरा है 4/1000 है। पॉइंट को हटा करके तो 250 से काट देंगे 4 मरतबे, 4 4 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब कल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 4D, 4 डायोप्टर क्षमता व लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। बिल्कुल अच्छा बात है। तो फार्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f होता है ना। तो 4 डायोप्टर बराबर 1/f हो गया, तो इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। दैट मीन्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.25 मीटर हो जाएगा। अब बात रहा कि मीटर में ऑप्शन नहीं है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, तो इतना में गुना करेंगे 100 से, तब हो जाएगा कितना, 25 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या देंगे, डी देंगे। क्या आंसर देंगे बेटा, डी देंगे। और पता है ये मानव नेत्र का अधिकतम क्षमता होती है 4 डायोप्टर। मानव नेत्र का अधिकतम क्षमता कितनी होती है, 4 डायोप्टर। एक बताओ, याद रखिएगा, फोकस में और पावर में संबंध उल्टा है। पावर में फोकस में संबंध उल्टा है। जब फोकस बढ़ेगा, याद रखिए बेटा, जब फोकस बढ़ेगा, फोकस क्या होगा, बढ़ेगा, तब पावर जानते हैं, पावर क्या होगा, घटेगा। याद रखिएगा, जब फोकस बढ़ेगा तो पावर क्या होगा, घटेगा। उल्टा संबंध है। तो मानव नेत्र की सबसे मिनिमम फोकस दूरी 25 है, तो मैक्स इस पर जो क्षमता होगा वो मैक्सिमम प्राप्त होगा। तो मानव नेत्र की मिनिमम फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम क्षमता कितना होगा, 4 डायोप्टर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त में गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहाँ रखना होगा। सबसे पहले तो याद रखिएगा, दाढ़ी बनाने में हम लोग प्रयोग करते हैं 2 दर्पण का। एक का यूज करते हैं समतल दर्पण का, दूसरा यूज करते हैं हम लोग अवतल दर्पण का। लेकिन यह जो है समतल दर्पण वैज्ञानिक तौर तरीका से ठीक नहीं है, इसका मान्यता नहीं है। हम लोग दाढ़ी बनाने में, शेविंग करने में यूज किसका करते हैं, अवतल का। और अवतल में भी जैसे मान लो ये दर्पण है, यही आपका अवतल दर्पण है ना। अब इसका ई एफ होता है, एफ होता है, और ये क्या होता है, सी। तो जानते हैं एफ से इधर जितना भी प्रतिबिंब बनेगा उस सब जानते हैं कैसा बनता है, उल्टा बनता है। एफ से राइट में जितना भी प्रतिबिंब बने सब उल्टा बनेगा। तो भाई दाढ़ी बनाते समय चेहरा उल्टा दिखेगा तो क्या बना पाइएगा, दिक्कत होगा। तो याद रखिएगा, हमेशा हम लोग को फोकस के अंदर चेहरा होना चाहिए, तब जाके प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होगा और प्रतिबिंब का साइज बड़ा भी होगा, जिससे दाढ़ी बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो चेहरे को कहाँ रखना होगा, वक्रता केंद्र से बाहर नहीं, वक्रता केंद्र पर नहीं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच नहीं, फोकस और ध्रुव के बीच। यही आपका ध्रुव हो गया ये वाला, यस, फोकस और ध्रुव के बीच, यानी आंसर क्या मारेंगे, डी मारेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। लेंस की आवर्धन क्षमता। देखो, कोई चीज का भी आवर्धन क्षमता हो, आवर्धन मतलब मैग्नीफाइंग होता है, वृद्धि होती है, समझ गए बेटा। तो आवर्धन के लिए जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये रड है, 5 मीटर का ये रड है, और किसी तरह से ये रड बढ़ कर करके ये 15 मीटर हो गया, समझ गया। तो कहेंगे हम लोग कि इसमें आवर्धन जो हुआ ना, आवर्धन जो हुआ वो आवर्धन कितना हुआ, 3 हुआ। कितना हुआ, 3, मतलब 3 गुना हो गया। अपने आप से 5 था, 15 हो गया, तो मतलब 3 गुना हो गया, यही आवर्धन हो गया। तो कैसे निकालिएगा, जो हमारा रियल में प्राप्त हुआ से, अब मूलधन था से 5 या 15 हुआ ना। ठीक इसी प्रकार से मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर का है और ऑब्जेक्ट, अब प्रतिबिंब प्राप्त हुआ 15 मीटर का। तो देखिए ऑब्जेक्ट 5 मीटर है और प्रतिबिंब कितना मीटर लंबा हो गया, 15 मीटर लंबा हो गया। दैट मीन्स कै गुना हो गया, 3 गुना। कैसे निकाले बेटा, तो प्रतिबिंब की हाइट, प्रतिबिंब की हाइट बटे वस्तु की हाइट। तो आवर्धन का फॉर्मूला हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटा, सॉरी,
हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसमें तो है नहीं, तो फिर प्रतिबिंब की दूरी से चलेंगे लेकर के, तो प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी हो जाएगी। दैट मीन्स आंसर हम लोग क्या देंगे बेटा, डी आंसर दे सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यदि किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश अभिलंबवत आती हो तो परावर्तन कोण कितना होगा। देखिए अभिलंबवत का मतलब होता है लंबवत, अभिलंबवत का मतलब हो गया लंब से। इस क्वेश्चन में अधिकांश बच्चा जो है ना 90 डिग्री मारता है कि अभिलंबवत है तो 90 डिग्री मारो, लेकिन सच्चाई में वो बात नहीं है। देखिए जैसे मान लो ये समतल दर्पण है ना, और ये हमारा अभिलंब हो गया, अभिलंब हो गया, तो अभिलंब के साथ जो एंगल बनता है इसको कहते हैं आपतन कोण। अब इसी के साथ जो लौटने पर जो कोण बनता है इसको कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, अब देखिए जितने आप ऐसे खड़ा करते जाइएगा, ऐसे खड़ा करते जाइएगा, ऐसे ऐसे, तो ये भी खड़ा होगा ना, तो कोण और कम गया, और खड़ा करेंगे तो कोण और कम गया। तो अगर लंब से ही डालेंगे, सीधे लंब से ही डालेंगे, तब आई बार कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए, तो आपतन कोण 0 होगा, इसीलिए परावर्तन कोण भी कितना होगा, 0 डिग्री होगा। पता है दर्पण पर लंबवत अगर किरण गिराई जाती है तो इस कंडीशन में हमेशा आपतन कोण 0 डिग्री याद रखिएगा। समझ गए, हाँ 90 डिग्री आपतन कोण कब कहेंगे, देखिए ये अभिलंब हुआ ना, तो जब प्रकाश ऐसे डालेंगे तब 90 डिग्री कोण बनेगा, तो 90 डिग्री कोण पर परावर्तन होगा ही नहीं, क्योंकि लाइट सीधे पार कर जाएगी। समझ गए, तो जब दर्पण पर या सतह पर प्रकाश लंबवत गिरता है तब आपको आपतन कोण 0 डिग्री होगा और परावर्तन कोण भी 0 डिग्री होगा। ये टेक्निकल बात है, समझिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में किस तापमापी का ताप कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। राइट, सेल्सियस ऋणात्मक हो सकता है, फ़ारेनहाइट ऋणात्मक होगा, र्यूमर होगा, केल्विन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, याद रखिएगा। पूरे ब्रह्मांड की टेम्परेचर कम से कम 0 केल्विन होगा, इससे कम नहीं होगा, यानी 0 केल्विन जो है यह सबसे मिनिमम टेम्परेचर है ब्रह्मांड का। समझ गए, कभी भी -1 केल्विन टेम्परेचर संभव नहीं है, -2 केल्विन टेम्परेचर संभव नहीं है। 0 केल्विन से, नोट कर लेना बेटा, इस दुनिया का टेम्परेचर 0 केल्विन से कम संभव नहीं है। इस दुनिया का टेम्परेचर 0 केल्विन से कम संभव नहीं है। नोट कर लिए, हाँ एक पॉइंट नोट कर लेना, न्यूनतम संभव ताप, न्यूनतम संभव ताप मतलब सबसे कम ताप कितना संभव है बेटा, तो 0 केल्विन, इससे कम ताप संभव दुनिया में नहीं है। और जब यही सेल्सियस पर निकालिएगा 0 केल्विन को, तो ये हो जाएगा, जानते कितना, ये हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। केल्विन पर 0 होगा तब सेल्सियस पर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। तो न्यूनतम संभव ताप 0 केल्विन कहिए, कितना कहिएगा, 0 केल्विन, या कहिएगा -273 डिग्री सेल्सियस। इसका मान कौन निकाले थे, केल्विन ने निकाला थे, केल्विन निकाले थे। और इनका कहना था कि 0 केल्विन अगर टेम्परेचर हो जाएगा तो पूरा ब्रह्मांड का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 16। हाइड्रोजन गैस तापमापी से ताप का परास क्या होगा। मतलब हाइड्रोजन तापमापी है ना, उसे कितना तक हम लोग ताप नाप सकते हैं कम से कम में। देखिए हाइड्रोजन जो है माइनस में भी 200 तक चले जाएगा और अधिकतम में 500 तक जाएगा। तो आंसर क्या मारिएगा, सी मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होगी, है ना बेटा। देखिए सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट होता है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन या डिग्री सेल्सियस जो कहिए होता है किसका, पानी का। इसीलिए
पानी मतलब देखो स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है ना, देखो मतलब क्या हुआ कि पानी जो है ना 1 केजी, 1 केजी जो पानी है वो 4200 जूल हीट लेगा, तब जा करके 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाएगा अपना। सबसे ज्यादा हीट जो है पानी सोख सकता है, समझ गए। 1 केजी पानी हीट अकेले सोखेगा 4200, तब जाके वो गर्म मात्र 1 होगा। इतना स्पेसिफिक हीट किसी का नहीं है, इसीलिए आग बुताने में, हीट को कम करने में पानी का प्रयोग होता है बेटा। किसका प्रयोग होता है? पानी का प्रयोग होता है। तो सबसे अधिक किसका स्पेसिफिक हीट होता है? पानी का। और ये हो गया किस पत्ती में? एसआई पत्ती में। अगर बात करें हम लोग सीजीएस पत्ती में, तो सीजीएस पत्ती में होता है 1। स्पेसिफिक हीट कितना होता है पानी का? 1 होता है। अगर आइस की बात करें, बर्फ की बात करें, तो बर्फ का एसआई में होगा, बर्फ का एसआई में होता है 2060, और लगभग हम लोग 2100 लेके चलते हैं, समझ गए। इसलिए कि याद करने में आसान होगा, पानी का 4200, 2100 बर्फ का हो जाएगा। अगर सीजीएस की बात करें हम लोग, तो सीजीएस में बर्फ का हो जाएगा आधा, पानी का 1 है ना, तो बर्फ का 0.5 हो जाएगा। तो बर्फ का स्पेसिफिक हीट 0.5 सीजीएस में होगा, और एसआई में हो जाएगा कितना? 2100। क्लियर हो गया बेटा? चलिए अब आगे एक काम करो ना, इसको नोट करो, लिखवा दे रहे हैं। जल का 2 तरह का है, एक हो गया एसआई और एक हो गया सीजीएस। एसआई में 4200 होगा, सीजीएस में 1 होगा। इसी प्रकार से बर्फ में भी 2 होगा, एक होगा एसआई, दूसरा होगा सीजीएस। बर्फ में बर्फ का हो जाएगा 2100, 2100 लिए हैं, 2060 होता है, लेकिन जानते हैं ये पूरा पूरा आधा करने में आसान होगा आप लोग का। पानी का जब 1 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? बर्फ का 0.5 हो जाएगा। चलिए इस तरह से आंसर सी मार देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। केल्विन पैमाना पर मानव शरीर का तापमान क्या होगा? देखिए सेल्सियस पर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन पर होता है 310 केल्विन, और फॉरेनहाइट पर होता है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। तीनों स्केल पर नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 19। एक 10 ओम विरोधक के तथा 30 ओम का प्रतिरोधक, मतलब 2 रेजिस्टेंस है। R1 जो है बेटा 10 ओम है, और R2 जो है वो कितना ओम है? 30 ओम है, और श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, मतलब इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। देखिए ऐसे, यहाँ हो गया 10 ओम और यहाँ हो गया कितना? 30 ओम। प्रश्न पूछ रहा है कि 20 वोल्ट से अगर जोड़ेंगे तो अनुपात क्या आता है, तो 10 ओम से धारा कितना बहेगा, ये बात हो रही है कि इससे कितना बहेगा। तो याद रखिएगा श्रेणी क्रम में अगर बहता है करेंट, याद रखिएगा अगर श्रेणी क्रम में है, श्रेणी में है, तो प्रत्येक पर धारा बराबर होता है, प्रत्येक पर धारा बराबर होता है, याद रखिएगा। समझ गए? अब सोचो ना कि मान लो कि यही पाइप है, घर का नली है, तो यहां से अगर 5 किलो पानी बहाओगे तो यहाँ से 5 किलो पानी जब पार करेगा, तो यही नलिया फिर ही घरवा में गया है, तो यहूं से 5 किलो पानी न बहेगा। समझ गया? मतलब धारा श्रेणी में प्रत्येक पर धारा बराबर होता है, और समांतर की अगर बात करें बेटा, तो समानांतर में प्रत्येक पर, नोट कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक पर वोल्टेज बराबर होता है, प्रत्येक पर वोल्टेज बराबर होता है। समानांतर में क्या बराबर होगा? वोल्टेज बराबर होगा, और श्रेणी में प्रत्येक पर धारा बराबर होगा। अगर आपके घर में पंखा, बल्ब, टीवी, फ्रिज कुछ भी लगा हुआ है, सब समानांतर में होगा, तो प्रत्येक पर वोल्टेज बराबर होगा। समझ गया? श्रेणी में धारा बराबर होगा, वोल्टेज की गारंटी नहीं है, और समानांतर में वोल्टेज बराबर होगा, धारा की गारंटी नहीं है। ठीक है? तो
श्रेणी में जो धारा 10 से बहेगा वही धारा 30 से बहेगा। क्लियर हो गया? ये डाउट जो पूछा गया कि 10 से कितना होगा, अरे भाई 10 ही नहीं 30 से भी वही आंसर आएगा। समझ गए? श्रेणी में इसलिए। चलिए पहले तो हम निकाल लेते हैं इसको कि टोटल धारा कितना होगा। I बराबर व्हाट, तो I का फॉर्मूला ओम के नियम के अनुसार आप पढ़े होंगे। ओम के नियम के अनुसार होता है R बराबर V बटे I। इसीलिए क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा बेटा V बटा R हो जाएगा। तो वोल्टेज तुम्हारा 20 दिया हुआ है ना। अब R कितना उस पर विचार करते हैं। तो देखिए R श्रेणी क्रम में है तो 30 10 40 रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, मतलब 0.5 एम्पियर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। नोट करते जाना, पॉइंट जरूर नोट करिएगा, मिस न करना। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बैटरी को एक बाह परिपथ के साथ संयोजित किया जाता है तो बैटरी में विभव पात निम्न में अनुपातिक होगा। मतलब बैटरी में जो वोल्टेज लॉस होगा, विभव पात जो होगा, वोल्टेज लॉस जो होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा प्रवाहित धारा पर, परिपथ में प्रवाहित धारा पर डिपेंड करेगा। आंसर क्या मारेंगे, डी मारेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 21। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार पिंडों के बीच की दूरी क्या हो रही है? खगोलीय पिंड, देखो बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग BIG बिग, और इधर हो गया BANG बिग बैंग, मतलब हो गया बिग मिस बड़ा, बैंग मिस धमाका, बड़ा धमाका, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा महाविस्फोट। इसको क्या बोलते हैं, महाविस्फोट सिद्धांत। तो बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंट्रे साहब ने दिया था। कौन दिए थे, याद रखिएगा, जॉर्ज लेमेंट्रे। जॉर्ज लेमेंट्रे कौन दिए थे, जॉर्ज लेमेंट्रे साहब ने दिए थे बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग हालांकि सत्यापन 1920 ईस्वी में एडविन हबल ने किया था अमेरिका में। छोटा वो उतना अंदर नहीं जाना है। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार प्रत्येक खगोलीय पिंड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी दूरी उन क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसलिए आंसर क्या मारेंगे, बिहार मारेंगे। और इसको सत्यापन के लिए बिग बैंग थ्योरी ही नहीं है, बल्कि डॉपलर प्रभाव के आधार पर भी, डॉपलर प्रभाव के आधार पर भी ये पता लगाया गया कि प्रत्येक पिंड एक दूसरे से दूर जा रहा है। कैसे, क्या है डॉपलर प्रभाव? तो आप पढ़े होंगे कि जब ट्रेन हॉर्न देते स्टेशन की ओर आती है तो हॉर्न की तीव्रता बढ़ जाती है, आवाज तेज हो जाती है, और जब स्टेशन से ट्रेन आगे पार करती है तो फिर हॉर्न की तीव्रता, साउंड कम जाती है, होती है ऐसे ना। तो उसी प्रकार से लाइट में होता है। जब आप जहां बॉल बढ़ रहा है वहां जब जैसे जैसे बॉल की ओर जाइएगा तो लाइट तीव्र होते जाएगा, और जब बल्ब से दूर होइएगा तो लाइट कमते जाएगा। तो जो प्रत्येक पिंड, आकाशीय पिंड है, उससे आने वाला लाइट दिनों पर दिन कमते जा रहा है। इससे लोग का अनुमान लग रहा है कि पिंड दूर भागते जा रहा है। दैट मीन्स कहेंगे हम लोग कि खगोलीय पिंडों के बीच दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सूर्य किस प्रकार का पिंड है? सूर्य बेटा एक तारा है, स्टार है। सूर्य क्या है, स्टार है, तारा है। और बेटा इसे पूछ पॉइंट नोट कर लो, चूंकि लिखने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, ज्यादा लिखने में। नोट करिए आप लोग। सूर्य से ऊर्जा की प्राप्ति, सूर्य से ऊर्जा की प्राप्ति नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण होती है। सूर्य से ऊर्जा की प्राप्ति नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण होती है। अगला पॉइंट, सूर्य में हाइड्रोजन परमाणु मिल करके, सूर्य में हाइड्रोजन परमाणु मिल करके हीलियम परमाणु का निर्माण कर रहे हैं। हीलियम परमाणु का निर्माण कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए एक बात और नोट कर लेना, ये सूर्य का एक क्रोड है, बीच का भाग जो है ना बेटा क्रोड हो गया। इसका नाम क्या है,
क्रोड है और इसको हम लोग बोलते हैं बाहरी सतह। क्या बोलते हैं? बाहरी सतह। तो सूर्य के बाहरी सतह का जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर इसको माना जाता है 6000 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, और क्रोड का जो टेम्परेचर है वो मानते हैं लगभग 1.5 गुने 10⁻7 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। नोट कर लीजिएगा, ये तो खैर वीवीआई पॉइंट है ना। अगर सौर धब्बा का तापमान पूछे, सौर धब्बा मतलब कहीं कहीं जो है से धाबा बना हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं सौर धब्बा, और सौर धब्बा का तापमान होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। नोट कर ले बेटा, सौर धब्बा का तापमान कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। सौर मंडल में सूर्य के निकटतम ग्रह है ना, सौर मंडल में सूर्य के निकटतम ग्रह की बात करें, देखो यहां पर आपका सन हो गया, सन के बाद पहला ग्रह जो है आपका बुध हो गया, बुध के बाद दूसरा ग्रह आपका शुक्र हो गया, और 3 नंबर पर हमारे पृथ्वी है, और 4 नंबर पर बेटा मंगल ग्रह है। कौन है? मंगल है। और 5 पर जो है बृहस्पति हो जाएगी, बृहस्पति हो जाएगी, है ना। और 6 नंबर पर बेटा शनि हो जाएगा, 8 नंबर पर वरुण हो जाएगा, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा? वरुण लास्ट में हो जाएगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर पर सबसे निकट पूछ रहा है, मतलब 1 नंबर, तो आंसर क्या मारेंगे? डी मारेंगे, बुध है। सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन है? बुध है। लेकिन जानते हैं बेटा सबसे गर्म कौन है? सबसे गर्म की अगर बात करें तो कौन है? शुक्र है। पॉइंट नोट कर लो, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। नोट कर लिए? कर लिए ना? चलो शुक्र को, अगला पॉइंट, शुक्र को भोर का या शाम का तारा कहा जाता है। भोर का या शाम का तारा, भोर का तारा शुक्र को ही कहेंगे, शाम का तारा भी शुक्र को कहेंगे, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार शुक्र को। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। अगला पॉइंट, सबसे चमकीला ग्रह के यहां कौन है? शुक्र है। क्लियर हो गया? और एक बात और नोट कर लो, ये दोनों जो है बुध और शुक्र दोनों जो है निपुत्र है। निपुत्र का मतलब इन दोनों का एक भी उपग्रह नहीं है, एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह है, वो आपको पता ही होगा कि चंद्रमा है, और मंगल का 2 उपग्रह है। मंगल का 2 उपग्रह है, एक हो गया फेमोस और दूसरा हो गया डिमोस। एक फेमोस हो गया, दूसरा क्या हो गया? डिमोस। डिमोस जो है सौर मंडल का, डिमोस जो है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डिमोस जो है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। नोट करते जाइए बेटा, है ना। चलिए, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, नोट कर लो, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। सबसे ठंडा ग्रह वरुण होगा, सबसे ठंडा ग्रह वरुण होगा, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होगा। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसीलिए इसको मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है। और सबसे छोटा ग्रह बुध होगा। सबसे छोटा ग्रह कौन होगा? बुध होगा। चलिए बस, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। कृष्ण छिद्र, जिसको अंग्रेजी में हम लोग ब्लैक होल कहते हैं, अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इसको ब्लैक होल कहते हैं। यह क्या है? अत्यंत सघन पिंड है। आंसर बिहार मारेंगे। चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। आंसर क्या मारेंगे? बिहार मारेंगे। अब आइए 26 नंबर में, अस्थाई चुंबक। बेटा यहां देखो, चुंबक को 2 भाग में बांट दीजिएगा। चुंबक को 2 भाग में बांटिए, एक भाग लिखिए अस्थाई चुंबक,
और दूसरे भाग को लिखिए अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक में पहला पॉइंट लिखना है, अस्थाई चुंबक में पहला पॉइंट लिखना है कि यह किसका बना होगा, इस्पात का, जबकि यह किसका बना होगा बेटा, यह बना होगा नर्म लोहा का। किसका बना होगा, नर्म लोहा का। अस्थाई चुंबक जो होता है, अस्थाई चुंबक जो होता है यह कमजोर होता है, लेकिन जो अस्थाई चुंबक होता है लोहा वाला, यह क्या होता है, मजबूत होता है। क्या होता है बेटा, मजबूत होता है। एकदम वीवीआई पॉइंट है, नोट कर लेना इसको। स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि बहुत अभी टाइम है, 50 क्वेश्चन सोल्व करना है बेटा, है ना, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, फटाफट करो। चलिए, तो आंसर क्या मारेंगे, 26 का आंसर क्या मारिएगा, ए मारिएगा, इस्पात का बना होता है। अब आइए 27 नंबर में, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यह एनर्जी का मात्रक है। किसका मात्रक है, एनर्जी का। एक तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होबे करता है, एक है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का आवेश, यही मान होता है। आवेश कितना होता है, 1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलाम होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर जूल दिया हुआ है, तो जूल में एनर्जी का मात्रक होता है। आंसर बिहार मारेंगे। एग्जाम में भी पूछा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई भी किसका मात्रक है, भूलना नहीं बेटा, ई भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का मात्रक है। अब आइए 27 नहीं 28 नंबर देखिएगा, पारसेक मात्रक है किसका, अरे बाप, खगोलीय दूरी का है, नाभिकीय दूरी का है, समय का है। पारसेक से खगोलीय दूरी मापी जाती है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मापी जाती है, दूर दूर का। क्योंकि पारसेक जो है ना, ये जो पारसेक है, पारसेक में नोट कर लीजिएगा, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। पारसेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, नोट कर लेना बेटा, है ना। चलिए, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब होता है 10 का पावर -9 मीटर। 10 का पावर -9, तो क्या बोलेंगे हम लोग, आंसर लेंगे 10 का पावर -9 मीटर, यानी आंसर बिहार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। विकृति का मात्रक क्या होता है। विकृति कोई मात्रक नहीं होता बेटा, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, समझ गए, इसलिए मात्रकहीन, दैट मीन्स क्या मारेंगे, डी। तो याद रखिएगा, इसका जो है यह जो होता है, नोट करना, विकृति मात्रकहीन होता है। क्या होता है, मात्रकहीन, और यह जो है बीमाहीन भी होगा। बीमाहीन मतलब इसका न मात्रक होगा न डायमेंशन होगा, किसका, विकृति का। अब विकृति का ही नहीं बल्कि एक और नोट कर लीजिएगा, आपेक्षिक, आपेक्षिक घनत्व भी जो है उसका भी मात्रक और बीमा नहीं होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 10 केजी का एक पिंड 15 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से एक सीधी रेखा में गति कर रही है, तो पिंड पर कार्य करने वाला परिणामी बल की गणना करें। 10 केजी का एक पिंड है, 15 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से चल रहा है, तो सीधी रेखा में गति कर रही है, तो पिंड पर कार्य का परिकल्पना करें, कार्य क्या होगा, है ना। 31 में इसको ट्राई करो। तो देखिए, अब यहां पर समझिए कार्य का फॉर्मूला क्या होता है। कार्य का फॉर्मूला होता है बेटा एफएस। एफएस मतलब बल गुने विस्थापन। अब बल का फॉर्मूला होता है मास गुने एक्सेलरेशन गुने विस्थापन, ये हो गया तीनों मिला करके, है ना। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण। तो त्वरण कब होगा, जब वेलोसिटी बढ़ेगा। तो जब 15 के वेग से लगातार चल रहा है, तब इस कंडीशन में त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब मास 10 बैठाइए, त्वरण 0 बैठाइए, विस्थापन कुछ भी बैठाओगे, कुछ भी विस्थापन बैठाइएगा तो आंसर 0 ही ना आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि देखो, कार्य करने के लिए त्वरण होना चाहिए, त्वरण है नहीं। त्वरण कब होगा, जब गाड़ी चल रहा है 5 के स्पीड से और कुछ देर बाद गाड़ी का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो जाए, 6 मीटर पर सेकेंड हो जाए, 12 मीटर पर सेकेंड, मतलब 5 से कुछ बढ़े चाहे घटे तभी त्वरण होगा। समान चाल में त्वरण 0 होता है, नोट कर लीजिएगा।
समान चाल, समान चाल में त्वरण, समान चाल में त्वरण क्या होता है? 0 होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। वृत्तीय गति करते पिंड की चाल और पथ की त्रिज्या दोनों को 3 गुना कर दिया जाए तो अभिकेंद्री बल क्या होगा? अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला होगा A बराबर m इंटू वी स्क्वायर बटा आर होगा। ठीक है, तो मास तो ज्यों का त्यों है, तो मास वही रह गया। अब क्या करता है? चाल और पथ की त्रिज्या दोनों को तिगुना कर दे, तो चाल को भी तिगुना कर रहा है, तो ये हो जाएगा 3v का होल स्क्वायर, अब बटा हो जाएगा 3r। तो बेटा ई मास तो ज्यों के त्यों रह जाएगा, और गुने ई 9v स्क्वायर हो जाएगा बटे 3r हो जाएगा। तो ये कट जाएगा कै मरतबे? 3 मरतबे कट जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 3mv स्क्वायर बटे आर। फुर्सत में आप लोग बढ़िया से सोचिएगा, बैठकर देखिएगा इसको, थोड़ा सा स्पीड ज्यादा मेरा है। यानी 3 गुने अभिकेंद्री बल हो गया। कै गुना हो गया बेटा? 3 गुना हो गया। तो आंसर क्या मारेंगे? सी मारेंगे। चलो अब देखते हैं, अगर देखो न्यूमेरिकल में ऐसे मान लो कि जो सोल्यूशन मैंने किया समझ में नहीं आया, तो उसको वीडियो को होल्ड कर करके देखो, उसको थोड़ा सा समझो उसको, है ना, या बाद में होल्ड कर लीजिएगा, लेकिन नोट कर लीजिए किस टाइम में हम लोग जो है इतना, किस मतलब वीडियो का टाइम होता है ना, नोट कर लें तो पूरा वीडियो फिर से देखना पड़ेगा। 33 नंबर, एक तोप से 3 केजी और 6 केजी का 2 गोले निकलते हैं, है ना। तोप जब गोला दागता है तो एक 3 केजी का गोला है, एक 6 केजी गोला निकलता है, और ऊपर की ओर या कहीं भी एक समान वेग से फेंका जा रहा है, और हवा का प्रतिरोध नगण्य हो, मतलब हवा कोई रुकावट नहीं हो, तो पृथ्वी पर कौन आएगा? देखो बेटा, अगर हवा का प्रतिरोध नगण्य होगा, अगर हवा का रुकावट कुछ भी नहीं होगा, तो चाहे पिंड भारी हो या पिंड हल्का हो, सब पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एक समान लगेगा, इसीलिए पृथ्वी पर एक साथ गिरता है। आंसर क्या मारेंगे? सी, दोनों गोले एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी। कागज को भी गिराइए, पत्थर को भी गिराइए, अगर हवा रहेगा तब पत्थर पहले गिरेगा, कागज बाद में गिरेगा, हवा रहेगा तब। अब अगर हवा नहीं है तो पत्थर और कागज दोनों साथ साथ गिरेगा, क्योंकि पृथ्वी मैया है ना बाबू, सब पर गुरुत्वाकर्षण बल बराबर लगाती है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। सतह से सतह पर फेंके गए पिंड की महत्तम परास के लिए प्रक्षेप कोण होगा। देखिए सतह सतह मतलब सतह है, आप सोच रहे हो कि यहां से फेंक करके यहां पहुंचा दे इससे एकदम, है ना, अधिक से अधिक दूरी फेंकना हो, तब थीटा बराबर लेना होगा 45 डिग्री। कितना लेना होगा? 45 डिग्री। बेटा नोट कर लेना, लंबी कूद, लंबी दूरी के लिए 45 डिग्री खोल लीजिएगा, है ना। ऊंचाई के लिए अगर अधिक ऊंचाई करना होगा तो इसके लिए 90 डिग्री लीजिएगा। अधिक समय तक रहना हो, अधिक लगा दो, अधिक ऊंचाई के लिए 90 डिग्री, और अधिक समय तक उड़ना होगा, अधिक समय तक ऊपर उड़ना होगा तो भी कितना होगा? 90 डिग्री। क्लियर हो गया? तो हाई जंप में, हाई जंप में 90 डिग्री अधिक ऊंचाई के मतलब, लॉन्ग जंप लंबी दूरी, लॉन्ग जंप पे कितना? 45 डिग्री। जब लॉन्ग जंप करिएगा आप लोग कभी सेना की बहाली में, तो अपने पैर बॉडी से 45 डिग्री कोण बना करके कूदिएगा, तो आप अधिक से अधिक दूरी कूद सकते हैं। चलिए आइए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 केजी का एक पिंड 3 मीटर प्रति सेकंड की वेग से उत्तर दिशा में तथा 3 का पिंड 2 मीटर प्रति सेकंड से वेग से पूर्व दिशा में गति करे, दोनों का संवेग क्या होगा? ए बाबू देखो यहाँ पर 2 पिंड है, एक पिंड यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, एक पिंड यहाँ दिख रहा है ना। तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? मास गुने वेलोसिटी होता है। तो देखो एक में क्या मिल रहा है कि 2 गुने 3 मतलब 6, एकरा में 3 गुने कितना? 2, एकरा में 6, दोनों में संवेग बराबर मिल रहा है। दैट मीन्स क्या बोलेंगे? आपस में असमान होगा? नहीं, दोनों का संवेग होगा 6 केजी मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स 35 का आंसर जो है बेटा वो हम लोग मार सकेंगे कितना? आंसर ए, आंसर ए मारेंगे। हाँ चलिए
आपस में असमान नहीं होगा। जैसे कोई बच्चा बोल रहा है सर आपस में असमान हो, मिस्टेक से लग गया होगा पहले कभी। चलिए बेटा आगे देखिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना। हाँ यूनिट चेंज नहीं ना कहीं है। हाँ यूनिट तो ठीक है ही। अरे सॉरी 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 सॉरी, देखो मिस्टेक हुआ। अरे मिस्टेक ये हुआ कि हम लोग छ छ तो माना गया, लेकिन डायरेक्शन अलग है। देखो एक उत्तर दिशा में है और एक पूरब दिशा में। एक इधर लगा रहा है 6 kg मीटर पर सेकेंड, और एक लगा रहा है इधर पूरब में 6 kg मीटर पर सेकेंड। बेटा पता है संवेग जो है ना, संवेग क्या है, सदिश राशि है। संवेग सदिश राशि है, डायरेक्शन का इससे महत्व है। तो डायरेक्शन उल्टा हो गया, मान तो बराबर है, डायरेक्शन उल्टा है, इसलिए आंसर ए नहीं, आंसर डी मारिएगा। ठीक है। अगली बार हमने डी ही मरवाया था ऑफलाइन क्लास में। हाँ एक बच्चा बोला कि सर आप जो है से डी मरवाए थे, अभी ये मर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है बेटा, डी ही होगा। आपस में असमान होगा किस दृष्टि से, डायरेक्शन की दृष्टि से। मान दोनों का सेम होगा, डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 36 नंबर देखिएगा। किसी पिंड पर द्रव्यमान 5, किसी पिंड का द्रव्यमान 5 kg, तो पृथ्वी पर आकर्षण बल क्या होगा, है ना। मास जो है वो दिया हुआ है कै kg, 5 kg दिया हुआ है। तो पृथ्वी पर आकर्षण हो जाएगा बेटा mg। mg को मतलब भार भी कहते हैं, भार ही जो है आकर्षण बल होगा। तो मास 5 गुने 10 लीजिएगा, 10 का मतलब 9.8 को बढ़ा करके लिए हैं, तो 10 से 50 न्यूटन आंसर होगा। आंसर क्या मारेंगे, सी मारेंगे। भार भी कहता तो ही होगा, और आकर्षण बल भी कहेगा वही होगा, और गुरुत्व बल भी कहेगा वही होगा। चलो अब चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 5 kg के एक पिंड पर 10 सेकंड तक, 5 kg के एक पिंड पर 10 सेकंड तक 100 न्यूटन का बल लगाने पर कितना वेग उत्पन्न होगा। वेग की बात करा, कितना वेग उत्पन्न होगा, है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर क्या कीजिए कि सबको पहले नोट कर लो। मास बराबर कै kg हो गया बेटा, 5 kg हो गया। और टाइम कितना ले रहा है, टाइम ले रहा है 10 सेकेंड। और फोर्स कितना है बेटा, फोर्स हो गया 100 न्यूटन। और कह रहा है कि वेग कितना होगा, व्हाट, वेग कितना उत्पन्न होगा। तो देखिए आप क्या कौन सा लगाइए फॉर्मूला, तो वेग बराबर, देखिए वेग वाला लगा दीजिए v बराबर u प्लस ए टी। तो विस्थापन में दिया हुआ है, विस्थापन दिया हुआ है ना, तो इसलिए 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा v बराबर ए टी हो जाएगा। तो a गुने टी, टी तो है a नहीं है, तो a निकाल लो। तो देखिए f बराबर होता है m इंटू ए। तो यहाँ f दिया हुआ है 100 और मास दिया हुआ है 5, अब a पता नहीं है तो निकाल दीजिए 20। दैट मीन्स a कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए a हो गया 20 और टाइम हो गया कितना 10। तो 20 दहा कितना हो गया, 200 मीटर पर सेकंड। कौन आंसर बनेगा, आंसर बनेगा बिहार। क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर जो हम न्यूमेरिकल बता रहे हैं, हम जब 4 बार अगर रिपीट करते हैं तो जो बच्चा एक बार में समझ जा रहा है उसको थोड़ा सा बोर फील होगा, है ना, या महसूस होगा। और जो नहीं समझ रहा वो सोच रहा होगा सर बार बार रिपीट करवा दीजिए। तो रिपीट करने से बढ़िया है कि बेटा अगर आप अभी देख रहे हो लाइव में तो ठीक है, और अगर बाद में क्या करिए, जब लाइव खत्म हो जाएगा तो रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा ही यूट्यूब पर, आप उसको बढ़ा करके 2 बार 3 बार रिपीट कर देख लीजिए। 3 बार देखे 3 बार क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए गति का 3 फॉर्मूला याद रखिएगा बेटा। एक होता है v बराबर u प्लस ए टी, एक होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो हम इसका प्रयोग किए थे। अब याद रखिएगा जब u विराम से गाड़ी चलती है तो u बराबर हम लोग 0 लेके चलते हैं, तो वही यहाँ पर 0 कर दिए थे। तो बच गया v बराबर ए टी। तो इस समस्या है कि a कहाँ से आएगा, तो ये a जो है से यहाँ से निकाल दिए। ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर।
बेटा 38 नंबर क्वेश्चन देखो, बनाओ तो क्या होगा आंसर। अड़तीस में है किसी वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान बराबर, दोनों एक ही चीज है, आंसर सी मारो। चलिए 39, एक वस्तु का संवेग है 10 केजी मीटर पर सेकेंड, उसे 2 सेकेंड में रोकने के लिए कितना बल की आवश्यकता होगी। तो बेटा देखो यहाँ पर बल की बात हो रही है, तो यहाँ पर जानते हैं क्या लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए संवेग बराबर लगा दीजिए एफ का लगाओ फार्मूला। हालांकि आप कुछ बच्चा को लग रहा होगा कि सर एफ आवेग का है ना, तो नोट कर लीजिएगा आवेग और संवेग दोनों एक ही होता है, खाली डिफिनेशन अलग अलग है। दोनों का मात्रक तोड़ करके मिला के देखिएगा, संवेग और आवेग दोनों सेम होता है। चलो देखो, तो संवेग यहाँ दिया हुआ है 10 बराबर एफ टी, एफ गुने टी, टी कितना लेंगे 2, तो इसीलिए एफ बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी के न्यूटन, 5 न्यूटन। दैट मीन्स आंसर क्या मारेंगे, बिहार मारेंगे। बेटा फिजिक्स में ही सब माइंड लगाना होता है। अब यहाँ पर जानते हैं संवेग से जुड़ा हुआ फोर्स का कोई क्वेश्चन का फॉर्मूला ही नहीं होता है, तो दिमाग लगाना पड़ता है कि संवेग के जगह पर क्या पुट करेंगे। अरे संवेग आवेग एक होता है, और आवेग बराबर पढ़ चुके हो, आवेग बराबर पढ़ चुके हैं एफ टी, बल गुने समय। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाने से 8 मीटर विस्थापन होता है, तो कार्य क्या होगा। तो कार्य का फॉर्मूला एफ होता है, तो 5 गुने कितना 8, 8 पचे कितना जूल 40 जूल, तो 40 नंबर का 40 जूल आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग बनाना चाहिए था इसको। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41, यदि 2 जूल कार्य 2 सेकंड में किया जाता है तो सामर्थ्य क्या होगा। सामर्थ्य का मतलब हो गया बेटा शक्ति, शक्ति क्या होगा, पावर क्या होगा। तब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाई टाइम होता है, एनर्जी बाई टाइम होता है। तो 2/2 काट कितना आंसर है 1, दैट मीन्स 1 वाट, आंसर क्या होगा ए हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42, यदि किसी वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो 1/2 एम, अब भी को ले लो कितना दुगुना, तो 2 का स्क्वायर करोगे ना, तो कितना पता है कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हाफ एम 4 स्क्वायर। तो इसको कॉमन आय कर लो, 4 गुने 1/2 एम वी स्क्वायर, मतलब 4 गुना हो जाएगा। क्या गुना हो जाएगा, 4 गुना, आंसर क्या हो जाएगा ए। और इस तरह से जो क्वेश्चन आवे तो इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं बनाना है, बहुत टाइम मर जाएगा। शॉर्ट में कैसे बनाओ वो देख लो। देखो शॉर्ट में चूंकि आपको कह रहा है कि वेग दोगुना कर दिया जाए, तो एक टर्म है वेग और दूसरा टर्म है गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए फार्मूला याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो ये पूरा की जरूरत नहीं है, बस इतने याद रखो काइनेटिक एनर्जी जो है भी स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है ना। तो बस यहाँ भी का मान रख दो, 2 भी का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा 4 भी स्क्वायर, यानी 4 हो गया। बस क्लियर हो गया बेटा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। एक डीजल इंजन 5 मीटर गहरे तालाब से, है ना, एक तालाब है बेटा, देखो धरातल है और इस प्रकार से तालाब है ये वाला, है ना। तालाब गहरा कितना है 5 मीटर डेप्थ है तालाब का। 100 सेकंड में, मतलब टाइम जो है कितना लिया गया 100 सेकंड लिया गया। 50 केजी पानी निकाला गया, केजी पानी कितना निकाला 50 केजी। तो डीजल इंजन की सामर्थ्य मतलब शक्ति P बराबर वाट क्या होगा। तो यहाँ पर P का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, P का फॉर्मूला होता है वर्क बटा टाइम। तो वर्क के लिए फॉर्मूला बता चुके हैं आज ही कि 2-3 फॉर्मूला यूज कीजिए। एक यूज कीजिए हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर यूज कीजिए।
MgH यूज कीजिए, FS भी यूज कीजिए, तीनों में कोई भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर गहराई का संबंध है, तो आप 2 नंबर फॉर्मूला यूज करो, ये वाला, समझ गया। तो लगा दो MgH, वर्ग के जगह पर डाल दो MgH बटा T, समझ गया। तो मास दिया हुआ है, मास कितना 50, जी का मान कितना होगा 10, 9.8 को लगभग 10 मान लिए। हाइट कितना हो गया बेटा 5, और टाइम कितना लगा 100, 2 जीरो यहाँ से कट गया, तो कितना बचेगा 25 वाट, कितना बचेगा 25 वाट। डेट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। 43 का आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। नोट कर लो इसको। काम के लिए तीनों फॉर्मूला यूज करिए, समझ गए। एनर्जी बराबर, डायरेक्ट इसको याद रखो, जैसे पार्टिकुलर आप लोग याद करते हो कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क। क्यों पार्टिकुलर याद कर रहे हो, डायरेक्ट समझो कि एनर्जी है, कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला कहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 2/3 मीटर पर सेकेंड वेग से चलती हुई वस्तु गतिज ऊर्जा 1 जूल है, यानी एनर्जी दिया हुआ है कै जूल, 1 जूल, और स्पीड दिया हुआ है √2/3 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, मास बराबर करा के वाट क्या होगा, कोई बात नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मास से और वेग से मिला हुआ है ना, तो लगा दीजिए, क्या लगाइएगा, हाफ mv²। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी 1 है, यहाँ 1/2 हो जाएगा। मास हमको पता नहीं है तो मास को m ही छोड़ देंगे, v², तो v² के जगह पर 2/3 का रूट है ना, और ऊपर से इसको स्क्वायर हो जाएगा जी। तो बराबर कितना बचेगा, देखो तो 1/2 गुने m गुने ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, पता है ना बेटा आप लोग को, तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ 1 बराबर बच गया, देखो क्या बचेगा, 1 बराबर बच जाएगा मास बटे 3, तो क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे, इसीलिए मास बराबर कितना हो जाएगा 3 kg हो जाएगा। आंसर क्या मारिएगा, सी। चलिए अब चलो क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। मानव नेत्र की अधिकतम क्षमता, अभी पहले ही डिस्कस किए थे, मानव नेत्र की अधिकतम क्षमता कितना होगा बेटा, 4 डायोप्टर होगा। क्लियर हो गया। चलिए आंख जो होता है आदमी का, उसका अधिकतम क्षमता 4 डायोप्टर है। 4 डायोप्टर से अधिक हम लोग का क्षमता नहीं होता, कम ही होता है बल्कि। चलिए 46 नंबर देखिए, किसी पिंड का जड़त्व निम्न में किस पर निर्भर करता है। किसी पिंड का जड़त्व जो है डिपेंड करेगा उसके द्रव्यमान पर। किसी पिंड का जड़त्व जो है डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है। यानी ऐसे समझो m² मास गुने त्रिज्या या साइज, तो मास पर डिपेंड करेगा, तो मास क्या हो जाएगा, बिहार ऑप्शन हो जाएगा। 46 का बिहार आंसर मारिएगा। क्लियर हो गया। अब चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। उष्मा का संचरण निम्न में किस दिशा में होती है। उष्मा का संचरण किस दिशा में होगा बेटा, याद रखिएगा, हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर बहता है। क्लियर हो गया। आइए 48 गर्मी के दिनों में लोलक वाली घड़ियां सुस्त क्यों जाती है, क्योंकि उसकी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ऑप्शन क्या होगा, सी। आवर्त काल का फॉर्मूला होता है बेटा 2π√L/G। अब देखिए आवर्त काल, लोलक की लंबाई और आवर्त काल में एकदम सीधा संबंध है। लोलक की लंबाई बढ़ेगा तो आवर्त काल बढ़ जाएगा, मतलब टाइम बढ़ जाएगा। तो टाइम बढ़ने का मतलब क्या है, घड़ी स्लो हो गया। बात समझ रहा है। जो सुई को 1 घंटा में चक्कर पूरा करना चाहिए था, उस 1.25 घंटा में 1 राउंड घूमा, तो घड़ी स्लो हो गया जी। तो लोलक की लंबाई बढ़ेगी गर्मी से, तो घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। चलिए अब 49 देखिएगा। पानी भरी बर्तन का तल उभरा हुआ दिखाई पड़ता है, यह घटना क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन कारण जो घटना होती है उसको नोट कर लो। नंबर 1, पानी भरी बर्तन का तल उठा हुआ दिखाई पड़ना।
पानी भरी बर्तन का तल उठा हुआ दिखाई पड़ना। दूसरा पॉइंट, पानी में रखी गई सीधी छड़, पानी में रखी गई सीधी छड़ को टेढ़ी दिखाई पड़ना। पानी में रखी गई सीधी छड़ को टेढ़ी दिखाई पड़ना ये प्रकाश का अपवर्तन कारण होता है। चलिए, तारा का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण, तारा का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण। और लास्ट पॉइंट नोट करिएगा इसका, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद तक सूर्य का दिखाई देना। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद तक सूर्य का दिखाई देना। टाइप पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, समझिएगा। जैसे मान लो 5 बजे आप सूरज देखते हो सुबह मॉर्निंग में, तो एक्चुअली में अभी सूर्योदय हुआ नहीं है, वो काल्पनिक सूरज दिखाई पड़ रहा है। मतलब सूर्योदय होने से पहले ही काल्पनिक दिखाई पड़ गया, रेड वाला पूरा लाल लाल एकदम, वो काल्पनिक है। इसी तरह से शाम में होता है, सूरज जो है डूब जाती है, फिर भी वो लाल आपको दिखते रहता है, ये अपवर्तन कारण होती है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। नॉट गेट में कितने इनपुट होंगे? बेटा देखिए, गेट 3 होता है, एक होता है एंड गेट, दूसरा होता है और गेट, और तीसरा होता है नॉट गेट। इसी का अपोजिट दूगो होता है, लेकिन चलो देखो, ई एंड गेट का डायग्राम बनेगा इस प्रकार से, ये एंड गेट का डायग्राम हो गया, और ई जो है ये और गेट का डायग्राम हो गया, और ए जो है नोट गेट का डायग्राम हो गया। इसमें इनपुट ए और बी दूगो होगा, इसमें भी इनपुट ए और बी दूगो होगा, लेकिन इसमें इनपुट सिर्फ एक होगा, इसमें आउटपुट सिर्फ एक होगा, इसमें आउटपुट सिर्फ एक होगा, इसमें आउटपुट सिर्फ एक होगा। तो कह रहा कि नॉट गेट में कई गो इनपुट होगा? तो नॉट गेट में एक इनपुट होगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ इनपुट दूगो होगा, यहाँ भी इनपुट दूगो होगा, यहाँ इनपुट कैगो होगा? एगो होगा। क्लियर हो गया बेटा? तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन पूरा किए। कल का जो क्लास होगा उसमें 50 को केमिस्ट्री करेंगे हम। कल फिजिक्स नहीं, कल केमिस्ट्री करेंगे, तो कल केमिस्ट्री के लिए इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद।